Hello everyone. Today we will be starting with the chapter Cell, the building block of life. As you all know that NCERT has changed the curriculum for CBSE and new chapters have been added and several chapters have been removed. So today we are going to carry forward this chapter. The name is Cell, the building block of life. सेल को हम बेसिक यूनिट बोलते हैं लाइफ की। मीन्स ये एक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होती है। ये एक फंक्शन परफॉर्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये इस चैनल पर एनसीईआरटी के हाईलाइट सीरीज़ आने वाली है, मतलब कि एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेनेशन की जाएगी लाइन बाय लाइन। ऑल्सो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसके नोट्स भी अपलोड कर देंगे ताकि आपको हेल्प मिले। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अच्छे से एक्सप्लेन करने पे फोकस किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सिट विथ योर एनसीईआरटी बुक अलॉन्ग विथ अ पेंसिल और अ हाइलाइटर एंड स्टार्ट रीडिंग। It is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा? They said that life has been originated in water. ये इनका बिलीव था कि ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ कहाँ हुई है? वाटर में हुई है। कुछ रिसर्चर्स ने बिलीव ये भी किया कि लाइफ में हैव बीन ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस rather than oceans। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बिलीव किया गया था कि लाइफ जो है वो वाटर में ओरिजिनेट हुई है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बिलीव किया कि लाइफ जो है वो स्मॉल वाटर पूल्स में ओरिजिनेट हुई है चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में रादर दैन ओशंस के। इसके एग्जांपल्स हैं हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स मीन्स आपने टीवीज़ में या फिर कार्टून्स में बहुत देखा होगा, जो नहाने के लिए गर्म पानी टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे वो पॉन्ड्स होते हैं जिसमें गर्म पानी होता है, उसको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल देख लो कि इंडिया में कहाँ पर है। इंडिया में हॉट स्प्रिंग ऑफ ये पूजा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर्स इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। मतलब हॉट स्प्रिंग्स की तो ये फंक्शन ही होता है कि दे हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर regardless of the climate. Okay, these environmental conditions seem to be similar to those on early earth about 3.5 billion years ago. अब हमें यहाँ पर ये फोकस करना है कि अर्ली अर्थ का क्या टाइम पीरियड था। इट वॉज अबाउट 3.5 million years ago. The organisms living in these hot springs are mostly heat loving bacteria called thermophiles. अगर आपसे कोई पूछेगा कि what are the organisms living in hot springs known as, they are known as the thermophiles। और इनका नेचर कैसा होता है? they are unicellular। unicellular का मतलब होता है they are single celled organism। जिसके पास एक सेल होता है, जो सिंगल सेल्ड होता है, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिनके पास मोर देन वन सेल होता है दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर सेल्स। नाउ मूविंग फर्दर, scientists from the Birbal Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow, studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट ने स्टडी किया the scientists were from Birbal Sahani Institute of Paleosciences। Okay, they studied these hot springs इन हॉट स्प्रिंग्स को साइंटिस्ट ने स्टडी किया एंड दे फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट वॉज फॉर्म्ड अराउंड देम। मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉज फाउंड मेजरली अराउंड these hot springs. Okay, these deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. Now, तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि इन हॉट स्प्रिंग्स के पास कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इनका काम है, इनका फंक्शन है कि दे प्रोटेक्ट अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस एंड एक्सट्रीम कंडीशंस
और उन्होंने और ये भी हेल्प किया है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। मतलब है कि इन्होंने जो सेल की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो जैसे सेल में एक सबसे बाहर की मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसको उन्होंने फॉर्मेशन में हेल्प किया। ये क्या है? एक बैरियर है जो कि डिफाइन करता है एक सेल को। बैरियर यहाँ पे मतलब होता है, अगर आपके घर में कोई दीवार बनी है तो वो दैट what function it performs, it serves as a barrier so that it prevents, it is selectively permeable। मतलब वो दीवार इसलिए है कि आप जो चाहोगे उतने ही लोग आपके घर में आ सकते हैं। सिमिलरली सेल में भी बाहर के मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहते हैं, जिसमें जो एक बैरियर की तरह परफॉर्म करती है। ओके, मूविंग फर्दर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये तो सबको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल इज़ द बेसिक यूनिट। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। ओनली वन सेल का मतलब है बैक्टीरिया और ईस्ट कैसे हुए? यूनिसेलुलर इन नेचर। while others like plants, fish, birds और humans are made of millions of cells। बिलियंस ऑफ सेल्स का मतलब होता है कि उनके पास एक सेल नहीं है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं है लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस। दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। अ ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म्स टिश्यूज। मतलब अब यहाँ पे आती है टिश्यू की डेफिनेशन। सेल क्या था? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ था। नाउ मूविंग फर्दर टू टिश्यूज, जो ग्रुप ऑफ सेल्स that perform similar function, they are known as tissues। Learn the definition of tissues from here। The group of cells performing similar functions form tissues। Okay, now different tissues are organized to form an organ and several organs work together to form organ systems। यहाँ पे इस लाइन में ये बताया गया है कि जैसे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शंस जो परफॉर्म करके टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक उसी तरह डिफरेंट टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होते हैं एक फॉर्म में, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन को और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। ये एक फ्लो चार्ट की तरीके से पढ़िएगा कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन टिश्यूज़ बनाते हैं, और डिफरेंट टिश्यूज़ के ग्रुप्स को ऑर्गन्स बोलते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल है सच एज नेजल पोर्स, nasal cavity, trachea and lungs form respiratory system। Now let's understand about the examples। nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs form the respiratory system। आपको पता ही है कि nasal pores क्या होते हैं? जो आपके नाक की ओपनिंग होती है, आपकी नोज़ की जो ओपनिंग होती है उसको nasal pores कहते हैं। उसके पीछे जो उसको फॉलो करती है उसको nasal cavity कहते हैं। ट्रेकिया मतलब होता है आपकी विंड पाइप जो कार्टिलेजिनस रिंग्स से बनी होती है, और फिर आता है आपका लंग्स। ये सब मिलकर ये ग्रुप हैं, ऑर्गन्स के ग्रुप हैं। ये क्या बना रहे हैं? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, ये ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इवन when cells are organized into tissues, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms। इस लाइन में ये कहा गया है कि सेल ऑर्गेनाइज्ड है टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में और ऑर्गन सिस्टम्स में, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो बेसिक उसकी जो आइडेंटिटी थी वो चेंज हो जाएगी। सेल अभी भी द फंडामेंटल यूनिट है और जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल? हाउ डू सेल्स इन अ बॉडी कम्युनिकेट ईच अदर? Do cells live forever or do they die? In this chapter, we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of cells। इसका मतलब है कि ये सब जो सेल्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस किया गया है कि सेल डिफरेंट सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल कैसे कम्युनिकेट करते हैं विथ ईच अदर, और सेल्स क्या फॉरएवर लिव करते हैं और दे डाई। इन सब का आंसर्स हमें आगे मिलेगा जब हम चैप्टर्स को फर्दर पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव फर्दर। Okay, how to study cells? What do we call the ability of the human eye to contact
eye to see two very close objects as separate and distinct. Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. When viewed from about 25 centimeter, the near point of human eye, 2 points separated by about 0.1 millimeter can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. This is called the limit of resolution of human eye, which is 0.1 millimeter. Okay. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारा जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, मतलब हमको पेपर पे हमने डॉट्स बना दिए, ठीक है, तो हमने फिर वो पेपर को अपनी आँखों के पास लाया, फिर हमें ये देखना है कि कब तक वो जो दोनों डॉट है वो अलग अलग दिख रहे हैं हमें। तो मतलब इसका मतलब है कि जो लास्ट 25 सेंटीमीटर था हमारी आँखों से, तब तक वो डॉट हमें दो अलग अलग डॉट्स दिख रहे हैं। जैसे आप उससे क्लोज़र लाओगे वो हमें अलग अलग नहीं दिखेंगे, दे विल हमें एक डॉट दिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब है कि ये लिमिट है, इस लिमिट से कम हमें वो सेपरेट नहीं दिखेगा, तो उस लिमिट को कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 0.1 मिलीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट, a cell is usually too small to be seen by the unaided eye. This raises an important question. How have cell biologists studied the structure and function of cells that are much smaller than the limit of the resolution of human eye? इसका मतलब है कि सेल जो है वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बायोलॉजिस्ट ने कैसे सेल को स्टडी किया, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, जबकि वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से बहुत छोटे होते हैं। तो इसका आंसर है कि दे यूज्ड अ माइक्रोस्कोप। अ माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड टू सी और व्यू अ सेल which help the biologist to study the structural and functional unit of life, which is the cell. Okay, now you have learned about convex lens. A convex lens or a combination of lens, that is an objective lens and an eyepiece, are used for the magnification of object to make it appear larger. यहाँ पर सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही बात हो रही है कि the lens is convex and an eyepiece, these are the, ये सब components है माइक्रोस्कोप के। ओके, ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं, जिससे जो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से भी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमको देखने में हेल्प होती है। ओके, नाउ रॉबर्ट हुक was the first person to observe the cell in 1665 using a self-designed microscope. Okay, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन द ईयर 1665. ओके, रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ सेल बोला जाता है। 1665 में उन्होंने फर्स्ट पर्सन बने जो कि जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था। ओके, while examining a thin slice of cork, he observed a small box-like compartments and named them cells. Okay, उन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था जब वो एग्जामिन कर रहे थे एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब जो पेड़ की छाल होती है, जो कि डेड सेल होता है, डेड सेल इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इन्होंने पेड़ की छाल में क्या किया था, कॉर्क में इन्होंने ऑब्जर्व किया था बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, और उसका नाम दे दिया था इन्होंने सेल। ठीक है, स्कूल लेबोरेटरीज में लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग different objective lenses to achieve better magnification and resolution under visible light. Explore different parts of microscope in your school laboratory and use it to observe fine structure of various materials. Under the microscope you will see a magnified image of an object. Can you estimate its actual size? Okay, यहाँ पर ये जो आजकल के जो मॉडर्नाइज्ड माइक्रोस्कोप है उसकी बात हो रही है कि इन द स्कूल लेबोरेटरी दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज बेसिकली यूज्ड, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इन द स्कूल लेबोरेटरी। ओके, ये हमारा, इसको कहते हैं हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप। ओके,
नाउ इसमें देयर आर वेरियस, आप देख सकते हो कि इसमें देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स जिससे मिलकर ये बना होता है। ओके वेट अ मिनट। ओके सो यहाँ पे है इसका आई पीस। एक सेकेंड, इशू आ रहा है थोड़ा कुछ। ओके एक सेकेंड। ओके मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप के यही कंपोनेंट्स होते हैं कि इट हैज़ एन आई पीस, it has a body tube, it has objective lens, it has stage, it has mirror, the handle, fine adjustment knob, coarse adjustment knob and the base. Okay, तो ये जो आई पीस है वहाँ पर आप अपनी आँखों को रखते हैं। उसके बाद ये बॉडी ट्यूब से आपको नीचे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको, उसके थ्रू जो स्टेज पे सामान रखा है जिसको आप देख रहे हैं वो आपको देखने में हेल्प करता है। और नीचे इसके मिरर होता है, बगल में इसका हैंडल होता है और ये इसका बेस है। ओके नाउ हम एक्टिविटी पढ़ेंगे जो कि हेल्प करता है इन एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सेल। ओके टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग्स, place the ruler on the stage of microscope, focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure it in millimeter. हमें क्या करना है, हमें माइक्रोस्कोप का जो स्टेज है, ये जो स्टेज था माइक्रोस्कोप का, ये इस पे हमें रूलर को प्लेस करना है और हमें इसको फोकस करना है। जो एडजस्टमेंट नॉब दिया था इसका ऊपर, एक सेकेंड, ये जो एडजस्टमेंट नॉब है इसको हमें यूज़ करते हुए हमें ऑब्ज़र्व करना है डायमीटर को, जो सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू है, ये सर्कुलर फील्ड है, इसका जो व्यू है इसको हमें ऑब्ज़र्व करना है थ्रू द आई पीस और मेजर करना है मिलीमीटर में। ओके नाउ हमें क्या करना है, देन वी हैव टू कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर. Suppose the diameter of the visible field is 5 millimeter, meaning 5 into 1000 means 5000 micrometer. ये mu का symbol होता है, mu means micrometer. Okay. Now remove the ruler and place an onion peel slide on the stage of the microscope. अब ruler हटा दो और onion peel को स्टेज पर रख दो। स्लाइड पे फोकस करो और काउंट करो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन. एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ सेल यूजिंग दिस फॉर्मूला. 1 unit conversion is 1 millimeter has 1000 micrometers. मतलब अगर आपका जो आपने साइज मेजर किया है उसको, अगर आपका 1 मिलीमीटर आ रहा है तो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो वो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये एक फॉर्मूला है. ओके नाउ द फॉर्मूला सेज एस्टिमेटेड साइज ऑफ ओनियन पील सेल. निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर. ओके ये फॉर्मूला याद कर लेना. मतलब अगर अनियन पील सेल का जो साइज़ है उसको एस्टिमेट करना है तो डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर जो है उसको डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर. ओके नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सपोज 25 सेल्स आर सीन अलॉन्ग द डायमीटर. ओके 25 सेल्स दिखे हैं डायमीटर पे, तो इन दैट केस द साइज ऑफ द अनियन सेल वुड बी 5000 म्यूमीटर, यानी 5000 म्यूमीटर डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ 200 म्यूमीटर्स. ओके पहले हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट फॉर्मूला को यूज़ किया था. फर्स्ट फॉर्मूला ये कहता था, ये 1 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर्स. तो हमने जो हमको 25 सेल्स हमने ऑब्जर्व किए, ठीक है, वो तो मिलीमीटर्स में है ना, तो हमें माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 25 इंटू 1000 करेंगे तो 5000 आ जाएगा. नहीं आई एम सॉरी, 25 सेल्स हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है. तो हमें अब उसको माइक्रोमीटर में
कन्वर्ट करना है, तो 25 को हम लोग माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो एस्टिमेटेड साइज़ है अनियन पील का वो आएगा, फिर वो हमें निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हमें 5000 को 25 से डिवाइड कर देना है, जो हमने सेल्स ऑब्जर्व किए थे उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 म्यूमीटर। ओके, 5000 म्यूमीटर है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 मिलीमीटर ऑब्जर्व हुआ था। ठीक है, जो डायमीटर था विजिबल फील्ड का वो 5 था, तो 5 इंटू 1000 किया। 25 सेल्स तो ऑब्जर्व हुए थे ना, तो मतलब जो सेल्स थे, जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो नीचे लिखेंगे तो 200 आ जाएगा। ओके, इफ़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन अनियन पील इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल? The total magnification of a microscope depends on its magnifying power of the eyepiece and the objective lens. Okay. जो मैग्निफिकेशन है माइक्रोस्कोप का वो डिपेंड करता है ऑन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, विच इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, अब if both the eyepiece and the objective lens have the magnifying power of 10x, then the total magnification will be 100x. Okay, अगर 10x है मैग्नीफाइंग पावर तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो 100x हो जाएगी। ओके, दिस मीन्स दैट अ सेल विथ एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 म्यूमीटर विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर। जो कि एस्टिमेटेड साइज है 200 म्यूमीटर का, तो वो हमें जो दिखाई दे रहा है वो 100 टाइम्स लार्जर दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, तो उसको हमने 100 टाइम्स लार्जर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, thus a microscope allows us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structure. Over the years, scientists have improved the microscope by improving its three main features: resolution, contrast एंड मैग्निफिकेशन। ये इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रोस्कोप का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब उसको इम्प्रूव किया गया है। थ्री मेन फीचर्स जो कि है रेजोल्यूशन, जो कि होता है क्लैरिटी का मेजर, और देन द कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि जो डिफरेंस होता है ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड मैग्निफिकेशन। ओके, द मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली। दीज इम्प्रूवमेंट्स have turned microscope into a powerful tool for studying cells. You can see a picture of lower surface of colocasia leaf observed under a scanning electron microscope. Okay. आप इस डायग्राम में देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया है द सरफेस ऑफ अ कोलोकेशिया लीफ, जिसमें स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, ये जो आप देख सक रहे हैं ये स्टोमेटा है, ये लीफ है कोलोकेशिया की। ओके, Okay, now let's move further to the structure of cell. You have learned that the cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific function. For these cells to function as units, they must be able to interact with one another and with their surroundings. Okay, इन cells को एक यूनिट की तरह फंक्शन करने के लिए उनका मेन रोल ये होता है कि दे मस्ट बी एबल टू इंटरैक्ट विथ वन अनदर। मतलब सेल अगर आपस में इंटरैक्ट कर पा रहे हैं तो वो एक यूनिट की तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये इंटरैक्शंस कहाँ अकर होते हैं? दीज इंटरैक्शंस अकर एट द सेल बाउंड्री where substances move between the cells and their external environment. ओके, इंटरैक्शन जिस कब, अगर आपको इंटरैक्शन का एग्जाम्पल देखना है तो इंटरैक्शन होता कब है? जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर आपके घर पे कोई आया है, ठीक है, तो उसने डोरबेल रिंग करी है, तो आप डोर पर जाओगे और वो डोर के बाहर खड़ा है। ओके, तो आप में इंटरैक्शन होगा। अगर आप उसको जानते होगे या आप उसको चाहते हो कि आपके वो घर में आएगा, तो आप उसको क्या कहोगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में लेकर आओगे। ये क्या है? आपका इंटरैक्शन है। ठीक उसी तरीके से सेल में भी इंटरैक्शन होता है, जो बाहर से चीज़ें आती हैं और जो सेल के अंदर के सब्सटेंसेस होते हैं जो बाउंड्री पे होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और जो उनमें बैरियर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल वॉल का, वो तब सेलेक्टिवली परमिएबल होता है या फिर वो परमिएबल होता है फॉर सम ऑफ द स्पीशीज एंटरिंग इनटू द सेल। ओके, ये है इंटरैक्शन का
main area. Even single-celled organisms exchange materials and respond to their environment through cell membrane. Single-celled organisms में भी materials exchange होते हैं और वो अपने environment पे respond करते हैं, whether they want the material to come inside the cell or not. They respond to their environment through their cell membrane, which is the barrier. Okay. Now, let's study the cell membrane, the universal feature of a cell. The cell membrane is a thin boundary. It is a thin boundary that surrounds a cell and protects its contents. Okay. Cell membrane क्या है? एक thin boundary है which surrounds a cell and protects its content. Okay. It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये क्या करती है? सेल को सराउंड करती है और उसके कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करती है. ये सेल की जो इंडिविजुअलिटी है, मतलब जैसे आपका आउटर कवरिंग, आपका स्किन आपको एक अलग इंडिविजुअल पर्सन बना रहा है, ठीक उसी तरीके से सेल की भी ये इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करती है और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल विच मीन्स इट allows some substances to pass through it while blocking others. इसका मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है. अभी मैंने ऊपर बताया था कि सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है अपने किसी भी चीज़ के थ्रू किसी चीज़ को पार कराना. ठीक है, तो सेलेक्टिवली मतलब होता है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही, कुछ चीज़ों के लिए ही ये सेलेक्टिवली परमिएबल है कि सिर्फ कुछ चीज़ें ही इससे पास थ्रू हो सकती हैं, बाकी सब ब्लॉक हो जाएगा. Okay, you have learned how oxygen and carbon dioxide moves across the membranes of alveoli in lungs. How does the structure of cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? इसमें लिखा है कि आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करते हैं मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्वेलॉय. ओके, एल्वेलॉय में क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स में. ठीक है, जिसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है. बाहर से जो ऑक्सीजन आती है उसमें वो ब्लड में ये इसको मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के लिए वो सेलेक्टिवली परमिएबल है ना, ब्लड एल्वेलॉय है ना. तो ऐसे ही सेल भी होता है, सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को अपने से पास थ्रू होने देता है. ओके, अब हम एक्टिविटी करके देखेंगे. With the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into 2 pieces of roughly equal size. Okay, पोटैटो को 2 भागों में काट दो. Measure and record the initial weight of both pieces using a weighing balance. तो दोनों जो pieces काटे हैं उसको measure करो. Okay, put 1 piece of potato in a beaker with a plain water. एक piece को beaker में डाल दो plain water के साथ. Put the other piece of potato in beaker B with 20% salt or sugar solution. मतलब कि एक beaker में तो डाला सिर्फ पानी के साथ, दूसरे beaker में डाला है हमने सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन के साथ. ओके, अब हमें उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है फॉर अबाउट एन आवर और अंटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज. जब तक कि चेंज ना हो या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दो. ठीक है, साइज में चेंज होगा. मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस. कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट्स. ओके, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हम इसमें देख पा रहे हैं पहले तो दोनों ऐसे कटे थे, पर फाइनली ऑब्जर्व ये हुआ है कि जो बीकर ए था उसमें पोटैटो स्वेल हो गया और बीकर बी में पोटैटो श्रिंक हो गया. ओके, ये हमने ऑब्जर्वेशन निकाली है. इससे हमें मतलब क्या है कि the weight of the potato piece in the beaker A has increased while the weight of the potato piece in beaker B has decreased. This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell but not the sugar or salt molecules. Okay, beaker A में सिर्फ पानी था. ठीक है, तो सेल पानी के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल है. पानी सेल का फ्रेंड है, तो सेल ने क्या किया? अपने अंदर पानी को आने दिया. बट जो बीकर बी में सॉल्ट सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन था, वो उसमें क्या हुआ कि वो फ्रेंड नहीं है, वो उसका एनिमी है, तो उसने उसको आने नहीं दिया, तो सेल श्रिंक कर गया. ओके, दिस हैपेंस. ओके, ये तो पढ़ लिया. वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर and less dilute solution to an area with less water and more concentrated solution. Okay, वाटर का जो मूवमेंट है वो हमेशा कहाँ होता है? वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम द एरिया विथ मोर वाटर और लेस सल्यूट
dilute solution to an area with less water and more solution until the concentration in the two areas become equal. This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. इसका देखो इतनी बड़ी लाइन इसमें लिख दी एनसीईआरटी वालों ने, तो इसका बेसिक मतलब है कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस बताया है। जो बीकर ए में आपने देखा है कि सेल स्वेल हो गया है, मतलब पानी गया है बीकर से पोटैटो में गया है, तो हमेशा पानी जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही जाता है, ठीक है, ताकि जो दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। तो जहाँ पर मोर वाटर और लेस सोल्यूट है, मतलब कि डाइल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो इन दोनों में कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तब तक मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कराया जाता है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, वेट अ मिनट, आई एम सो सॉरी। ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो लो कंसंट्रेशन है, और लेस वाटर है और मोर सोल्यूट है तो हाई कंसंट्रेशन है। ओके, नाउ डिफ्यूजन, अब हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, मतलब कि इसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हो जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस ही है डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, जो मैंने ऊपर अभी बताया है कि इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया कि ऑस्मोसिस में क्या है, इसमें लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन काफ़ी कंफ्यूजिंग दी हुई है। इसमें लिखा है कि मोर वाटर और लेस सोल्यूट डाइल्यूट सोल्यूशन टू एन एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट, मतलब बीकर में देखो ज़्यादा पानी भरा हुआ था, ठीक है, और सोल्यूट कम था, तो पानी तो ज़्यादा है ना, तो वो तो ज़्यादा है, और पोटैटो में तो पानी कम ही है। और उधर बीकर 2 में क्या था, वो सपोज सॉल्ट सोल्यूशन था, ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्ट है तो मतलब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यानी हम वाटर का देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जब वाटर जाता है दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए इस विद द हेल्प ऑफ अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक उसी तरीके से डिफ्यूजन भी होता है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर कंसंट्रेशन without a higher to a lower concentration without a selectively permeable membrane. Okay, in plants water from the soil enters root cells by its process of osmosis. plants में water जो है वो root cells में, soil से root cells में enter करता है osmosis के process से। okay? okay, ये बहुत important है, ये पढ़ लेना। A cell is kept in a salt or sugar solutions of different concentrations. Solute concentration of extracellular medium. Solution concentration of intracellular medium. Isotonic solution. Okay, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। आप आइसोटोनिक सोल्यूशन में देख पा रहे होंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कि जो बाहर के कंसंट्रेशन, जो बाहर के चीज़ों का, जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है, और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है, वो एकदम इक्वल है। ओके, ये लाइंस पे मत जाना, ये बहुत ही टफ लाइंस दी हुई हैं, इसको बस ऐसे समझो। इसमें पानी बराबर था, इसमें पानी बराबर था, दोनों में पानी बराबर है, तो मूवमेंट नहीं होगी बेसिकली, ठीक है, कंसंट्रेशन इक्वल है। तो ये इस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम हाइपोटोनिक देखेंगे, मतलब कि जो बाहर का जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन था वो अंदर से कम था, तो यानी कि क्या होगा, बाहर जैसे हमने बीकर बी में देखा था पानी कम था, सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल्ड अप हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे ये यहाँ पे अगला केस है, जैसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन का केस है, बाहर है वो
सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में वो बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, तो हमको इसको याद कर लेना है अच्छे से। अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, अगर जो अंदर का सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर का कम है तो सेल स्वेल्ड अप हो जाएगा, और अगर बाहर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अंदर का कम है, तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, structurally the cell membrane is extremely thin, about 7 to 10 nanometers। सेल मेम्ब्रेन का ये याद कर लेना, about thickness about 7 to 10 nanometers। okay, it is made up of lipids and proteins। okay, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड और प्रोटीन की लेयर से बना होता है। इसका साइज़ होता है अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स, और ये मेड अप ऑफ होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स आर फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स तो आप आजकल बहुत ट्रेंड में है ना, प्रोटीन्स इनटेक बढ़ाते हैं सब, तो उसी से याद कर लेना कि सेल मेम्ब्रेन का आउटर स्ट्रक्चर लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और इस मॉडल को, ये इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं बाय अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इससे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया जाता है। मींस जो कि बाहर है वो है दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, और इसका थिकनेस है अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स। अब हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब होता है, लिपिड बाइलेयर का मतलब होता है कि देखो इसमें आप देख पा रहे हो कि एक लेयर दूसरी लेयर, यानी दो मीन्स बाय। ओके, तो लिपिड की बाइलेयर होती है और विथ वाटर अट्रैक्टिंग टू हेड आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड्स। ओके, इसको भी याद कर लेना। पहला तो पॉइंट ये है कि इसमें अरेंजमेंट होता है मेम्ब्रेन का, वो लिपिड बाइलेयर में होता है। 2 लेयर स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स, मतलब कि जो ये जो आप देख पा रहे हो ये जो हेड है, ये हेड है, ये टेल है। ठीक है, तो आप इससे याद कर लो, हेड और टेल से याद कर लो कि जो हेड है उस पर क्या होता है, पानी आप मुंह से ही पीते हो ना, तो पानी आप मुंह से पीते हो तो हेड से क्या हो गया, वाटर अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब हम टेल देखेंगे। टेल से क्या हो रहा है, टेल से पानी, जैसे आप अपना एक्सक्रीट कहाँ से करते हो, वाटर और जो भी फीकल मैटर है वो कहाँ से करते हो, आप नीचे से करते हो। खाना आप ऊपर से खाते हो और आपका खाना जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे से निकलता है। तो इसी तरीके से वाटर के केस में यहाँ पे हो रहा है, सेल में जो वाटर है वो ये हेड से वाटर आता है और टेल से वाटर रिपेल हो जाता है। इसको आप कह सकते हो, हेड को आप कह सकते हो हाइड्रोफिलिक और टेल को कह सकते हो हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिया, फोबिया मीन्स डर, तो टेल डरता है पानी से तो वो रिपेल कर देता है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसी टेल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स बाहर होते हैं और रिपेलिंग टेल्स जो होती हैं वो अंदर के साइड होते हैं, और इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये जो डायग्राम हम पढ़ रहे हैं उसी की बात हो रही है ये। ओके, एक सेकेंड, तो फिर अटक गया। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Okay. The molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is a fluid। जो molecules हैं इसमें वो साइड में जा सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें पानी भरा है। तो hence इसकी क्या प्रॉपर्टी प्रूव करती है कि it is a fluid। okay, proteins in the membrane act like gatekeepers in helping substances pass through। प्रोटीन्स क्या होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं, जैसे गार्ड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। प्रोटीन्स वही होते हैं। ओके, क्या पढ़ा हमने इसमें, 7 to 10 नैनोमीटर्स इसकी थिकनेस है और मेड अप ऑफ होता है लिपिड एंड प्रोटीन्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको एक्सप्लेन करता है।
इस मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स बाहर होते हैं और वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड होती है, और प्रोटीन्स एम्बेडेड होता है इसमें, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं साइडवेज, फ्लिप कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं विद इन अ मेम्ब्रेन। तो ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स इस मेम्ब्रेन में गेट कीपर्स होते हैं जो कि हेल्प करती है इन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, ओके। नेक्स्ट, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन like tiles in a mosaic, it is called the mosaic model. Mosaic model क्यों कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बता देना कि since arrangement, due to the arrangement of molecules in form of a mosaic, it is known as a mosaic model, okay. mosaic आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में, अभी भी टाइल्स आती हैं जो एक ब्लर, मोज़ेक आपके फ़ोन में फीचर होता है टू शो अ ब्लरी इफेक्ट, तो उसी में अरेंजमेंट है इनका, तो उसी को मोज़ेक मॉडल कहा गया है, ओके। और लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग्स एंड देयर नेबरिंग सेल्स थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। हमने जैसा कि पढ़ा कि सारे सेल्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग्स में और अपने नेबरिंग सेल्स से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, ओके। हाउएवर, सेल ऑफ द प्लांट, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall, okay. जो सेल होती है प्लांट की, फंजाई और बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के पास एक एडिशनल लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। अब ये बताओ कि सेल वॉल की नेसेसिटी क्या है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जैसे आपको कोई मारने आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप भागोगे। प्लांट्स को कोई मारने आएगा, फंजाई को कोई मारने आएगा, बैक्टीरिया को कोई मारने आएगा, दे कैन रन? नो, they cannot locomote. Cell wall is present because they do not have the ability to locomote. Locomote का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाना। हम जा सकते हैं, हमारे अंदर ये फीचर होता है, तो हमें सेल वॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन काफ़ी है, पर इसमें सेल वॉल की ज़रूरत होती है, ओके। ये कुछ सेल्स के डायग्राम दिए गए हैं, पहले इस एक्टिविटी को करने के बाद पता चलेगा, ओके। प्रिपेयर temporary slices of a thin peel of onion leaf or a royo cradle lily leaf and mount it with a saffronin using cover slip to observe plant cells under a microscope, okay. तो यहाँ पर कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोप का ही फीचर्स बताया गया है, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक थिन पील ऑफ अनियन लीफ और रोयो लेना है, ठीक है, क्रेडल लिली लीफ लेना है, और हमको उसको रखना है। हमको उसको पहले तो उसको सैफ्रनिन से उसका बाथ कराना है, फिर उसको हमको कवर स्लिप में ऑब्जर्व रखना है अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ कि कवर स्लिप में क्या होता है बेसिकली। वेट अ मिनट, ये ऐसा ट्रांसपेरेंट सा चीज़ होता है। इसमें क्या होता है, आप जैसे आपने अनियन पील लिया तो आपको सैफ्रनिन एक ऑरेंज कलर का डाई होता है, उसको डाई हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दे कोई चीज़। तो हमको क्या करना है, हमने डाई करके एक रखा, उसके ऊपर इसको कवर कर दिया स्लिप, और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ओके। सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्परेरी स्लाइड ऑफ चीक सेल्स बाय जेंटली स्क्रैपिंग द इनर साइड ऑफ योर चीक विथ अ कॉटन स्वैब और ब्लंट एंड ऑफ अ टूथपिक, ओके। अब हमें चीक सेल्स पता करना है, तो चीक सेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जेंटली अपने इनर साइड ऑफ आवर चीक को कॉटन से या फिर एक टूथपिक के ब्लंट एंड से हमें स्क्रैप करना है, मीन्स खरोचना है। नाउ स्प्रेड द चीक सेल्स ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। अब हमें जो हमारा जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसे हमें क्लीन ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड करना है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलोड बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू स्टेन एंड केयरफुली प्लेस अ कवर स्लिप। अब वहाँ पे हमने ये अनियन पील को सैफ्रनिन से स्टेन किया था, यहाँ पे हमें स्टेन करने के लिए मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज़ करना पड़ रहा है। आप किसी से भी स्टेन कर सकते हो, पर यहाँ पे इससे स्टेन किया गया तो इसी से याद रखना, ओके। नाउ ऑब्जर्व, वी हैव टू ऑब्जर्व द बोथ स्लाइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया है हम वो देखेंगे। Onion peel cells or royal leaf peel cells
are box shaped and regularly arranged, whereas cheek cells are irregularly arranged. ओके हमने ये देखा कि जो अनियन पील सेल्स था वो बॉक्स शेप में अरेंज्ड होता है और चीक सेल्स है वो इरेगुलरली अरेंज्ड है. ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, इसको आइडेंटिफाई करने को बहुत पूछ सकते हैं. ठीक है. Prepare 2 slides of a royal leaf peel and human cheek cells again and put 20% sugar solution on them. Observe them under a microscope. After half an hour, what do you observe? You must have observed that the boundaries of plant cells remain the same, but the inner content shrinks and the space between the inner and outer boundaries increases. You may observe that cheek cells on the other hand have shrunk considerably. Okay. अब हमको फिर से इसकी 2 स्लाइड्स बनानी है और अभी इस बार हमें क्या करना है, हमें 20% शुगर सोल्यूशन को उसके ऊपर डाल देना है. अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप फॉर हाफ एन आवर. हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ऑब्ज़र्व किया जो बाउंड्रीज थी प्लांट सेल की वो तो सेम रही, लेकिन इनर कंटेंट जो है वो श्रिंक कर गया और जो स्पेस बिटवीन द इनर और आउटर बाउंड्रीज थी वो इंक्रीज़ हो गई. ओके. और अगर हमने चीक सेल्स को ऑब्ज़र्व किया कि वो कंसिडरेबली श्रंक कर गई. ओके. उसके मुकाबले वो श्रंक कर गई. ठीक है. ओके. अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स. सेल वॉल किस में थी, ऊपर पढ़ा है अभी हमने. प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई. ओके. इन जनरल प्लांट्स वी कैन नॉट मूव in general plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. Therefore plants have additional covering outside the cell membrane called cell wall. हमने जैसा कि पढ़ा, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता तो उसे एक रिजिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फेस कर सके, जो कि है विंड और रेन. तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट सेल्स में एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. मतलब सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक एडिशनल कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं. ठीक है. सेल वॉल क्या करता है, ऑल्सो हेल्प लीव्स एंड फ्लावर्स टू रिमेन फर्म. इसका दूसरा फंक्शन भी याद कर लेना, फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सेल वॉल के. ये क्या करता है, लीव्स और फ्लावर्स को फर्म रहने में हेल्प करता है और मेंटेन करता है द शेप एंड हेल्प द प्लांट स्टे अपराइट. जो प्लांट्स का ओवरऑल शेप है उसको मेंटेन करता है, उसको एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. ऑल्दो रिजिड द सेल वॉल इज़ परमिएबल. सेल वॉल क्या है, परमिएबल है. इसका मतलब है कि वाटर और सम डिसॉल्व्ड मिनरल्स कैन पास थ्रू इट. Along with selectively permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. Selectively permeability के साथ साथ जो permeability of the cell wall है वो क्या करती है, हेल्प करती है. एक और फंक्शन आ गया permeability of a cell wall का. ये हेल्प करती है प्लांट्स रूट्स को ऑब्जर्व करने में वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल को. ठीक है. Okay. When we place a royal leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. अब हमने क्या किया, royal leaf को और onion peel को हमने concentrated sugar solution में place किया है, तो plant cell जो है वो water loss कर देगी osmosis की वजह से. मतलब कि हमने क्या किया था, उसमें sugar solution डाल दिया ना हमने उसमें, तो उसमें क्या हुआ है कि जो उसमें जो cells हैं वो water loss हो गई. अब आपको पता ही है कि आउटर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो इनर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन कम था, तो क्या होता था हमने पीछे पढ़ा ही है, आप पीछे पेज पलट कर देखिएगा. अभी हम लोग ने ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और ये हाइपोटोनिक पढ़ा है ना. अगर अंदर के एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा होता था और बाहर कम होता था तो स्वेल हो जाता था. वहाँ पे तो अनियन लीफ और रोयल लीफ तो श्रंक हो गई, तो मतलब क्या हुआ कि आउटर इन्वायरमेंट का सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर का कम है, तो वो श्रिंक हो गई और इसका सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. ओके. However, the cells do not shrink in size because the rigid cell wall maintains their shape. The inner content of the cell shrinks as cell membrane pulls away from the cell wall.
ओके, सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो साइज़ है, वो श्रिंक नहीं होता है, जो क्योंकि वो सेल वॉल जो है वो रिजिड है। ओके, हार्ड सब्सटेंस है, तो थोड़ी ना श्रिंक हो जाएगा। तो अंदर के जो सेल मेम्ब्रेन की जो चीज़ें हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, इनर कंटेंट श्रिंक हो जाता है क्योंकि वो पुल अवे हो जाता है। ये शो करता है कि सेल वॉल हेल्प्स द प्लांट्स। ये क्या प्रूफ करता है? सेल वॉल अभी भी इंटैक्टेड है। ये प्रूफ कर रहा है कि सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल हेल्प रिमेन फर्म इन द ओरिजिनल शेप। ओके, animal cells such as cheek cells do not have a cell wall. Animal cells में cell wall नहीं होता है, ठीक है। तो therefore when we placed in a concentrated sugar solution they lost water and shrink. Okay, हमने इसको जब एनिमल सेल्स में सेल वॉल तो है नहीं, तो रिजिड स्ट्रक्चर है, तो भाई आपने देखा ही है कि रिजिड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि साइज़ में तो कमी होती नहीं है, रिजिड तो अंदर के कंटेंट कम होते हैं, मतलब श्रिंक होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल तो है नहीं, तो मतलब स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है। तो हमें अगर हमने जब उसको कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डाला तो वाटर लॉस हो गया और सेल श्रिंक हो गई। बाहर से भी श्रिंक दोनों जगह होता है, पर वहाँ इनर कंटेंट होता है, यहाँ पे पूरा सेल हो जाता है। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप ईजिली। सेल वॉल नहीं है तो शेप इजीली चेंज हो जाएगा। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज़। जो कि ये जो सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी है ये हेल्प करता है इन ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज़ में, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, द प्लांट सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ होती है सेलुलोज। ये याद रख लो, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो प्लांट सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ किसकी बनी हुई है? ये सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज होता है एक, आप देख सकते हैं कि सेलुलोज एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ फॉर्म्ड बाय मैनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर। सेलुलोज बना होता है मैनी ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है सेलुलोज, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। सेलुलोज इन आर डाइट एक्ट्स एज रफेज। सेलुलोज कैसे हमारी डाइट में कैसे काम करता है? रफेज होता है, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव अ सेल वॉल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई बैक्टीरिया के भी सेल वॉल होती है। नेक्स्ट, ये जो द सेल इंटीरियर और कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम है, इसके बाद से हम लोग चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल मेक श्योर कि पूरी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो पूरी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से लेके, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द बुक से लेके एंडिंग ऑफ द बुक तक आएगी। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एनसीईआरटी रीड करने में, एनसीईआरटी का जो फियर होता है रीड करने का, वो दूर हो और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। इसके साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। Thank you everyone. Like, subscribe.